अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की हमारी ये वीडियो करैक्टरिस्टिक ऑफ साउंड के बारे में है, जो कि हमारे पास यूनिट 11 है, क्लास 10th का साउंड के नाम से हमारा ये चैप्टर है। और ये आज का हमारा टॉपिक है करैक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। सो करैक्टरिस्टिक ऑफ साउंड मीन के जब साउंड प्रोड्यूस होता है तो उसमें क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसमें क्या क्या खसूसियत होती है, हम वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो करैक्टरिस्ट मतलब हम कहते हैं डिस्टिंग्विश्ड हम कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो करैक्टरिस्ट है वो सबसे पहले है हमारे पास लाउडनेस। तो सर लाउडनेस क्या होती है? सर लाउडनेस आप इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जांपल कि सपोज करते हैं कि एक बंद कमरे के अंदर एक दो तरह के वॉल्यूम प्ले हो रहे हैं। एक वो वाला वॉल्यूम है जो कि हमें बहुत ऊंची आवाज़ में, बुलंद आवाज़ में सुनाई दे रहा है, और एक वो वाला वॉल्यूम है जो कि हमें बहुत मध्यम सुनाई दे रहा है। हम बड़े गौर से उसको सुन रहे हैं, बड़े ध्यान देने पर हमें वो आवाज़ सुनाई देती है। तो यहाँ से भी ये पता चलता है, हमारा माइंड ऑटोमेटिक इस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी आवाज़ का वॉल्यूम, कौन से म्यूज़िक का वॉल्यूम ज़्यादा है और कौन से म्यूज़िक का वॉल्यूम कम है। ठीक है, यानी कि वो वाली प्रॉपर्टी साउंड की जिसके बिहाफ पर हम ये कह सकते हैं कि जो ये वाला साउंड है, मतलब ये जो सैड सॉन्ग चल रहा है इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, और ये जो क्लासिकल सॉन्ग चल रहा है उसका वॉल्यूम कम है। ठीक है, तो जिसके बिहाफ पर हम ये आइडेंटिफाई करते हैं उसको हम बोल देते हैं लाउडनेस। तो इसको हम यूँ कहेंगे द प्रॉपर्टी, या फिर द करैक्टरिस्टिक, एक ही बात है, द प्रॉपर्टी बाय विच we can distinguish between loud and faint sound। ठीक हो गया, यानी कि जिसके बिहार पर हम फेंट और लाउड साउंड में डिफरेंस कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं करैक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। तो स्टूडेंट उसके बाद हमारे पास है अच्छा एक और चीज़ हम ये देख लेते हैं, जो लाउडनेस है वो डिपेंड किस पर करती है। तो स्टूडेंट जो लाउडनेस की डिपेंडेंस है हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं, इसकी हम बात करते हैं डिपेंडेंस की। डिपेंडेंस किस पर डिपेंड करता है? तो जो लाउडनेस है ये डिपेंड करती है, कुछ फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर हमारे पास है जो कि हमारे पास है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। ठीक है, यानी कि जो बॉडी वाइब्रेट कर रही है उस बॉडी का एम्पलीट्यूड क्या है, उस पर पहले सबसे पहले डिपेंड करती है। ये फैक्टर आपने याद रखने हैं। तो पहला फैक्टर है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। अब एम्पलीट्यूड अगर हम ये बात करें कि अगर मैं डायग्राम इसकी बनाऊं, एक ग्राफ बनाऊं, तो मेरे पास कुछ यूं आता है। ये हमारे पास साउंड का एक ग्राफ होगा इस तरह से। एक हमारे पास ये है, इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये है ए। अब एक और मैं बात लिख लेता हूँ, वो हमारे पास है बी। उस वाले केस में हमारे पास थोड़ी सी कम एम्पलीट्यूड होगा। अब इस वाले केस में देखिए जो ए है, इसमें जो ये वाली हाइट है, मीन पोजीशन से लेकर जो मैक्सिमम हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसमें सपोज करते हैं ये ज़्यादा है तो ये 5 सेंटीमीटर सपोज कर लें, और ये वाला कम है तो 5 से कम होगा, राउंड वर्ड्स कर लेते हैं 2 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट जिस डायग्राम में या जिस म्यूज़िक में एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उसमें लाउडनेस उतनी ज़्यादा होगी। तो हम ये कहेंगे कि जो ये वाला साउंड है ये लाउड है, ये वाला लाउड है, और जो ये वाला है ये फेंट है, यानी कि कम लाउड है और ज़्यादा लाउड है। तो हम ये कहेंगे कि जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाउडनेस। यानी कि जितना ही ज़्यादा एम्पलीट्यूड हम बढ़ाएंगे लाउडनेस उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। उसके बाद हमारे पास सेकंड है, ये दूसरी हमारे पास की प्रॉपर्टी है जिसको हम देते हैं, कहते हैं एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी।
ठीक है, यानी कि वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया कितना है। दूसरा हमारे पास है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी के जो बॉडी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, जो बॉडी वाइब्रेट कर रहा है उसका एरिया कितना है। सो इसके लिए हम छोटी सी कॉमन एग्जांपल लेते हैं। शादी में यहाँ पे ये ढोल तो बजते हैं। अच्छा, एक होता है ढोल जो बड़ा ड्रम, जिसको ड्रम बोलते हैं, एक बड़े वाला ड्रम है और एक छोटे वाला ड्रम है। छोटे वाला ड्रम मीन के छोटी ढोलकी है, ठीक है। अब जो ढोल है उसके जिस पार्ट के ऊपर स्टिक से हिट किया जाता है, ज़रब लगाई जाती है, वो वाला पार्ट ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, उसका एरिया ज़्यादा होता है। और जो ढोलकी होती है, छोटे वाला ड्रम होता है, उसके जिस पार्ट के ऊपर स्टिक से या हाथ से ज़रब लगाई जाती है वो वाला एरिया कम होता है, ठीक है। यानी कि एक बड़ा ड्रम है तो बड़ा ज़्यादा एरिया और एक छोटा ड्रम है तो कम एरिया। तो स्टूडेंट जस्ट इमेजिन कि किस वाले ड्रम में साउंड ज़्यादा बुलंद होगा, आवाज़ ज़्यादा बुलंद होगी। ऑफ कोर्स बड़े वाले ड्रम में क्यों? क्योंकि जो बड़े वाला ड्रम है उसका वाइब्रेटिंग एरिया ज़्यादा है, यानी कि जो उसका पार्ट वाइब्रेट कर रहा है वो ज़्यादा है। तो हम कहेंगे जितना वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया ज़्यादा होगा, साउंड उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, उतनी उसकी आवाज़ भी बुलंद होगी। ठीक हो गया? तो हम ये कहेंगे कि एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लाउडनेस। ठीक हो गया कि वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया जितना ज़्यादा होगा, लाउडनेस उतनी ज़्यादा होगी। तो सर थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है, थर्ड करैक्टरिस्टिक हमारे पास है, थर्ड डिपेंडेंस हमारे पास है, डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। यानी कि वाइब्रेटिंग बॉडी से डिस्टेंस कितना है। अब इसकी एग्जांपल हम ये ले लेते हैं कि अब एक घर के अंदर, एक रूम के अंदर म्यूज़िक चल रहा है। लिसनर पहली कंडीशन में लिसनर साथ वाले रूम में बैठा हुआ है, ठीक है। अब उसको वॉल्यूम बहुत बुलंद सुनाई दे रहा है, उसको म्यूज़िक बहुत अच्छा सुनाई दे रहा है। अब सेकंड फिगर में हम ये ले लेते हैं कि एक घर के अंदर म्यूज़िक चल रहा है, लेकिन अब की बात जो लिसनर है वो दो घर छोड़ कर बैठा हुआ है या फिर दूसरी गली में बैठा है, दूसरी गली में बैठा, हम ये कर लेते हैं। अब एक लिसनर है जो म्यूज़िक के जहाँ पर म्यूज़िक चल रहा है उसके साथ वाले रूम में बैठा हुआ है, और दूसरी कंडीशन है कि जिस वाले केस में लिसनर दूसरी गली में बैठा हुआ है, दो गलियाँ छोड़कर बैठा हुआ है। तो जस्ट इमेजिन किस वाले लिसनर को आवाज़ बुलंद और आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी। ऑफ कोर्स उसको जो म्यूज़िक के करीब बैठा होगा, राइट। तो इसके लिए हम एक छोटी सी डायग्राम भी बना लेते हैं। यहाँ पर सपोज करते हैं कि ये हमारे पास है ये हमारे पास एक स्पीकर है, ठीक है। ये इस तरह से हमारे पास एक स्पीकर है और यहाँ से ये लाउडनेस, ये आवाज़ जो म्यूज़िक निकल रहा है। पहले केस में ये हमारे पास है लिसनर, ये लिसनर है, ठीक हो गया। अब दूसरे केस में कर लेते हैं कि ये हमारे पास वही म्यूज़िक है, स्पीकर है हमारे पास और इसमें म्यूज़िक प्ले है। ये म्यूज़िक जो है ये रेज में बना रहा हूँ, और इस वाले केस में हमारा जो लिसनर है वो यहाँ पर है, ठीक हो गया। अब दोनों केस आपके सामने हैं। ये सपोज अगर 10 मीटर डिस्टेंस है, ये कम है तो सपोज करते हैं 5 मीटर डिस्टेंस है। तो किस वाले केस में, जस्ट इमेजिन किस वाले केस में लिसनर को म्यूज़िक बुलंद सुनाई देगा, उस वाले को जो म्यूज़िक के जितना करीब होगा। तो हम ये कहेंगे कि एक वाइब्रेटिंग बॉडी जहाँ से म्यूज़िक प्रोड्यूस हो रहा है, एक वाइब्रेटिंग बॉडी लिसनर से जितना ज़्यादा दूर होगा उतना जो लाउडनेस होगी उतनी कम होगी। जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा लाउडनेस उतनी कम हो जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि जो डिस्टेंस वाइब्रेटिंग बॉडी का डिस्टेंस है वो लिसनर की पोजीशन पर भी डिपेंड करता है। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट है, ये हमारे पास थी 3 डिपेंडेंस जो कि लाउडनेस की थी। अब हमारे पास है सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है जो कि हमारे पास है पिच। पिच क्या होती है? तो फिर पिच हमारे पास होती है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी बेस पर हम दो, एक भारी आवाज़ है और एक बारीक आवाज़ है। चलिए पहले एग्जांपल करते हैं। एक रूम के अंदर एक लेडी भी बात कर रही है और एक जेंट भी बात कर रहा है, और सपोज करें आप रूम के बाहर खड़े हुए हैं। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये वाली आवाज़ एक लेडी की है
और जो ये वाली आवाज़ है ये एक जेंट की है, कर सकते हैं। मतलब अब देखो वो जो दोनों हैं वो दोनों सेम लाउडनेस के साथ बात कर रहे हैं, स्लोली आराम से बात कर रहे हैं, लेकिन आप बाहर खड़े होकर उनकी आवाज़ को सुनकर बता सकते हैं कि ये आवाज़ लेडी की है और ये आवाज़ जेंट की है। क्यों, कैसे, किस बेस पर? तो स्टूडेंट ये एक प्रॉपर्टी होती है, ये करैक्टरिस्टिक होती है साउंड की, इसको हम नाम देते हैं पिच। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं, अब देखिए जो जेंट है उसकी आवाज़ भारी है और जो लेडी है उसकी आवाज़ थोड़ी बारीक है। तो बारीक और भारी आवाज़ में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो वो वाली प्रॉपर्टी, वो वाली करैक्टरिस्टिक साउंड की जिसके अंदर हम बाय विच, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बाय विच वी कैन distinguished between shrill and grave sound। ठीक है, श्रिल होता है बारीक आवाज़ और ग्रेव होती है भारी आवाज़। अब जैसे एक जेंट है उसकी आवाज़ भारी होती है और जो लेडी होती है उसकी आवाज़ श्रिल होती है, बल्कि वो बारीक आवाज़ होती है, भारी आवाज़ होती है। तो जिस प्रॉपर्टी की बेस पर हम श्रिल और ग्रेव आवाज़ में डिफरेंस कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं पिच का। एक और चीज़ याद रखें कि पिच किस पर डिपेंड करती है। इसकी जो डिपेंडेंस है वो है फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंस, ये डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। ठीक हो गया, फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी पिच उतनी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी पिच उतनी कम होगी। इसके लिए मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ। ये मेरे पास है, ये इस डायग्राम को मैं एक नाम देता हूँ। एक और डायग्राम बना लेते हैं। अब इस वाले केस में आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि लाउडनेस तकरीबन सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन क्या फ़र्क है फ्रीक्वेंसी का। इसमें अगर एक वक्त में, अगर एक सेकंड में इसमें एक वेव पास हो रही है तो इसके एक सेकंड में तकरीबन 5 वेव्स पास हो रही हैं। तो जितनी ज़्यादा एक सेकंड में जितनी ज़्यादा वेव्स पास होती है हम उसको उसकी फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। तो इस वाली बी वाली डायग्राम में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और ए वाली डायग्राम में फ्रीक्वेंसी कम है। तो हम कहेंगे कि जो ये वाली साउंड है ये ग्रेव है और जो ये वाला है ये श्रिल है। ठीक हो गया, अब बात समझाई? तो इसलिए हम कहते हैं जो लेडीज़ की आवाज़ होती है वो श्रिल होती है, मतलब वो उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जेंट। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास ही पिच है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है क्वालिटी। अब मेरे पास जगह नहीं है बट मैं इसको रेज करके यहाँ लिख देता हूँ। सो तीसरी हमारे पास है डिपेंडेंस, इसकी वो है क्वालिटी। क्वालिटी क्या होती है? तो सुन, जो क्वालिटी होती है जैसे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप बाज़ार जाते हैं, आप सपोज़ कर लें कि एक 2 बैट खरीदते हैं। ठीक है, बल्ले 2 बैट खरीदते हैं। अब एक बैट जो है वो है एक अच्छी कंपनी का, मुझे कंपनी के नाम भी नहीं आते, चलिए एक अच्छी कंपनी का, एक थोड़ा नॉर्मल कंपनी का है। अब जो अच्छी कंपनी का है डेफिनेटली उसके पैसे भी ज़्यादा होंगे और जो नॉर्मल कंपनी का उसके पैसे भी थोड़े कम होंगे। अच्छा, किस बेस पर पैसे कम और ज़्यादा होंगे? उसकी क्वालिटी की बेस पर, कि ये जो बैट है जो अच्छी कंपनी का है ये 1 साल गुजार लेगा। ठीक है, जैसे मर्ज़ी खेलें, जैसे मर्ज़ी टिप करें, शॉट लगाएं, वो साल गुजार लेगा। लेकिन जो ये वाला बैट है नॉर्मल कंपनी का है, हो सकता है ये 6 मंथ गुजार ले, आप 6-7 छक्के लगाएं और वो बैट ही टूट जाए। ठीक है, तो एक क्वालिटी है। अब चीज़ें क्या है? सेम है, चीज़ें सेम है, लेकिन क्या है कि उनकी जो प्रॉपर्टी, उनकी क्वालिटी है कि ये इतना अर्सा गुजार सकेगी, इतना अर्सा गुजार लेगा, इसको हम बोलते हैं क्वालिटी। ठीक है, एक अच्छी क्वालिटी का होगा और एक नाजुक और कम क्वालिटी का, कम अच्छी क्वालिटी का होगा। तो इसी तरह साउंड में भी क्वालिटी होती है कि अगर हमारे पास 2 साउंड हो, कितने साउंड हो? 2 या 2 ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर हमारे पास 2 साउंड हो और उनकी जो लाउडनेस है, हैविंग सेम लाउडनेस, यानी कि चीज़ अगर हमारे पास सेम ही हो, हैविंग सेम लाउडनेस एंड पिच, और उनकी पिच भी सेम हो, लाउडनेस भी सेम हो और पिच भी सेम हो, उनके अंदर फिर जो डिफरेंस हम कर सकते हैं उसको हम बोल देते हैं वो उसकी क्वालिटी है। ठीक है, इनका चीज़ें अच्छी हो, अगर जूता है, शूज़ है, तो वो भी स्कूल शूज़ हैं, वो भी स्कूल शूज़ हैं, वो भी ब्लैक कलर के हैं, वो भी ब्लैक कलर के हैं, लेकिन फिर भी उनके में क्वालिटी का फ़र्क होगा। एक 6 महीने गुजारेंगे, 1 साल गुजार जाएंगे, वो क्वालिटी का फ़र्क होगा। तो बिल्कुल लाउडनेस भी सेम है, पिच भी सेम है, लेकिन फिर भी हम उनकी साउंड में डिफरेंस कर सकते हैं। जैसा कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं, रूम के अंदर, चले मैं पहले ये डायग्राम बनाता हूँ। मैं सपोज करता हूँ कि एक हमारे पास है ट्यूनिंग फॉर्क,
ठीक है। एक हमारे पास है फ्लूट। ये दो चीज़ें हम एक रूम के अंदर बजा रहे हैं, ठीक हो गया। और एक और मैं बात कर, ड्रम की बात कर लेते चले, ढोल जिसको हम कहते हैं। अच्छा, अब तीनों चीज़ें एक रूम के अंदर बज रही हैं। अब जो इनकी इन सब तीनों की जो लाउडनेस है, उनकी जो पिच है वो सेम है, लाउडनेस भी सेम है, पिच भी सेम है। एक रूम के अंदर तीनों बज रही हैं, तो क्या आप उसको सुनकर ये बता सकते हैं कि ये आवाज़ फ्लूट की है, ये आवाज़ ट्यूनिंग फोर्क की है, ये आवाज़ ड्रम की है? ऑफ कोर्स बता सकते हैं। तो वो वाली प्रॉपर्टी जिसकी बेस पर हम सेम लाउडनेस और सेम पिच वाले साउंड में डिफरेंस कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं लाउडनेस का, ठीक है। तो ये ट्यूनिंग फॉर्क, हम अगर इसकी डायग्राम बनाए तो हमारे पास कुछ यूँ बनेगी कि मैं सपोज कर लेता हूँ ये, सॉरी, ट्यूनिंग फॉर्क का हमारे पास से कुछ इस तरह से होगा, बिल्कुल ठीक हो गया। और ये पिच है, सॉरी फ्लूट है। अब फ्लूट में लाउडनेस, इनके एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, इनके पिच दोनों सेम होनी चाहिए। तो मैं कोशिश करता हूँ सेम बनाने की। तो ये मेरे पास तकरीबन सेम ही बन रही है इस तरह से। अगरचे इनके जो है ये वेव थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है, टेढ़ी मेढ़ी डजेंट मैटर, बट ज़रूरी क्या है, हमारी ये एम्पलीट्यूड और हमारी पिच यानी कि फ्रीक्वेंसी। इस तरह हमारे पास जो थर्ड है ड्रम की, हम ले लेते हैं। तो ड्रम का भी कुछ इस तरह से अगर मैं देख लूँ, ये मैं कुछ ज़्यादा टेढ़ा कर दिया, तो ये इस तरह से। तो ये स्टूडेंट देख सकते हैं आप, इन जो मैंने तीन डायग्राम बनाई हैं, इन तीनों में लाउडनेस भी सेम है, ठीक है, यानी कि सेम लाउडनेस है, और पिच भी सेम, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो भी सेम है। लेकिन फ़र्क क्या आ रहा है? फ़र्क इसकी वेव में, इसमें कुछ साउंड में कुछ ना कुछ फ़र्क आ रहा है। जो कुछ ना कुछ फ़र्क आ रहा है ना, उसको उसमें डिफरेंस करने के लिए जिस प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम नाम देते हैं क्वालिटी। तो ये हमारे पास ही प्रॉपर्टीज़ जिसकी बेस पर हम साउंड को जो है ना वो डिफरेंट साउंड में डिफरेंस कर सकते हैं।